अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, एक बात करनी है, आपको पता ही है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ सूबों में मैट्रिक के पर्टिकुलरली इम्तहानात हो रहे हैं। इसके अलावा भी बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं और कल तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यही हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि शदीद गर्मी में बिजली का ना होना, लिटरली बच्चे बेहोश हो रहे हैं इम्तिहानी मराकज़ में। तो क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट एग्जामिनेशन सेंटर्स, एग्जामिनेशन हॉल या ये 3 घंटे का सिर्फ टाइम होता है, वो इलाके जहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है उनको इससे इस्तिस्ना कर दिया जाए ताकि ये बच्चे सही जहनी हालत में पर्चा तो दे सकें। हाँ मतलब, लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट ये, दिस इज बाय द वे आस्किंग फॉर टू मच, एक्सपेक्टिंग टू मच नहीं होगा। आप किसी मुहज़्ज़ब माशरे में सोचें कि हम ये, इज दिस टू मच दैट वी आर आस्किंग फॉर? वैसे एक सेकंड, आई एम सॉरी, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनी अदर माशरा, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे निज़ाम है ना, मतलब आप 0 to 100 हर चीज़ को देख लें, जिसमें पढ़ाई भी आ जाती है, जिसमें आई वुड लाइक टू टेक से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एनीवे हर एवेन्यू ऑफ लाइफ आप बीच में ले लें। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते दुनिया में किसी और के साथ, बिकॉज माशाल्लाह हमारा अपना ही एक अनोखा निज़ाम है। और जब चीज़ें डिटीरियोरेट होना स्टार्ट होती हैं, जिस तरह इस बार, मतलब हर बार कुछ ना कुछ होता है। अगर बच्चों के एग्जाम्स की बात हो रही है तो इस बार बिजली भी नहीं है, मतलब गर्मी में बैठ के करो, और गर्मी भी आखिर की गर्मी आजकल पड़ी हुई है। गर्मी भी ऐसी जिसने दिहाइयों की रिकॉर्ड तोड़ दी है। हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि दिस इज हाउ इट इज। वी आर अनफॉर्चुनेटली दैट नेशन के जिस पे जितनी मुश्किलात डाले, मतलब ये बड़ी बड़ाई की बात होनी चाहिए बट नॉट एनी मोर, क्योंकि अब इतना बोझ आ चुका है आवाम के ऊपर हर चीज़ का, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी हम जी एडजस्ट करें और बर्दाश्त करें, और हम करते हैं। और एक टर्म है जिसको कहा जाता है, जो जिसको हमें हमारी तारीफ की जाती है, जो टर्म इस्तेमाल करके कि हम तो बड़ी रेजिलिएंट कौम है। भाई हम क्यों हैं रेजिलिएंट कौम? नहीं, आई हेट दैट वर्ड। ये जो है ना, ये मतरूक हो जाना चाहिए अब ये लफ्ज। हम क्यों एडजस्ट करें अपने बद से बदतर हालात के साथ? मतलब हालात हमें लिटरली वी शुड, ये जो मैं देखती हूँ ना, ये आए दिन हमारे जो जलसे माशाल्लाह आजकल तो लिटरली डाइम डजन जलसे हो रहे हैं, कभी उस पार्टी का उधर तो उस ऑर्गेनाइजेशन का उधर। सारे लोग मिलके अपने लिए क्यों नहीं बाहर निकलते, अपने फायदे के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए? व्हाई शुड वी टो द लाइन ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर, एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनीबॉडी? अच्छा, जब वो हमारे लिए नहीं करते थोड़ी तो सी गुंजाइश दे देना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा। थैंक यू। अच्छा ठीक है, बस मैं ये कह रहा था कि आप ठीक है किसी को लीडर मानते हैं, आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है सारे प्रोसेस में आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी सोच, अपना आप बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं कि बस जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप अपनी अक्ल की थोड़ी सी इस्तेमाल करें और वो घोड़े ना बन जाएं जिसके साइड पे वो पर्दे लगाए होते हैं। सो यू नो, अपने आप को वैल्यू करना सीखें। वैसे रमीज़ राजा साहब ने इससे पहले खुद नहीं कहा था कि इमरान खान जाएंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन अपेरेंटली नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कह दिया था। देखो, जब ये भी एक और प्रॉब्लम है हमारी, सॉरी बिकॉज़ वी आर सो अटैच्ड एंड अलाइन्ड टू पीपल एंड नॉट टू द इदारास, के यही होता है, मतलब टिक के तो फिर किसी ने कहीं बैठना नहीं। तो फिर ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। नहीं तो ठीक है, अब ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए ना कि मैं इस शख्स के साथ। तो भाई आपकी अपनी पोजीशन, आपका मुल्क के लिए खिदमत का जज्बा किधर जाता है? आपका सिर्फ एक शख्स के लिए ही खिदमत का जज्बा होता है। सो उस पर भी ज़रा गौर ख़ौस करने की ज़रूरत है। कल की अहम तरीन पेशरफ्त जिस पे आज समात भी होनी है दोपहर 1 बजे, इंतहाई अहम डेवलपमेंट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी इदारों में हुकूमती एहलकारों की मुदाखलत से मुताल्लिक जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के नोट पर अस खुद नोटिस ले लिया है। बहुत से लोगों के लिए ज़रा सरप्राइजिंग भी था। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक फौजदारी निज़ाम अदल में प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी इदारों में अफसरान के तबादलों से मुताल्लिक खबरों और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही जज की तरफ से एक नोट चीफ जस्टिस को भेजा गया। नोट में कहा गया कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ, आइन और कानून की हुक्मरानी से मुताल्लिक ये मामला बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक है। एलामिया में कहा गया है कि खबरों के मुताबिक खदशा है कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में मौजूद शहादतें गायब की जा सकती हैं या उनमें रद्दोबदल हो सकता है, जिससे फौजदारी निज़ाम अदल पर आवाम का एतमाद मजरू होगा। सो इस खदशे के पेश नज़र एक अज़ खुद नोटिस लिया गया है। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो आज दोपहर 1 बजे समात करेगा। अहम तरीन समात होगी और इस अज़ खुद नोटिस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक तासुर की बुनियाद पर अज़ खुद नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाहकुन है। सुनने ज़रा क्या कहा। अगर ये बात दुरुस्त है
कि एक तस्सुर की बुनियाद के ऊपर ये सो मोटो नोटिस लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत उज़्मा की साख के लिए जो है ये तबाहकुन होगा। ये शहजाद अकबर के चेले और चांटे लगे हुए हैं, उसके चेलों और चांटों ने जो है वो गलत मुकदमात कायम किए। क्या वो लोग अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल में नहीं है, जिन्होंने अपने पल्ले से 15 किलो हीरोइन जो है वो लेके मेरे ऊपर डाली? क्या उनको नहीं हटाया जाना चाहिए था? आप मुझे बताएं कि वो जज जो 1 महीने बाद उस झूठे केस में मेरी बेल लेने लगा था, उसे आधे घंटे में ट्रांसफ़र नहीं किया गया व्हाट्सएप के ऊपर? उस व्हाट्सएप का नोटिस आज तक 100 मोटो लिया किसी ने? और ये तो आपने सुन लिया कल रात की गुफ्तगू शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में। इरफान कादिर साहब साबिक़ अटॉर्नी जनरल माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। इरफान साहब, ये बहुत से लोगों के लिए ज़रा सरप्राइजिंग था कि एक खदशे की बुनियाद पर नोटिस लिया गया, अस खुद नोटिस लिया गया। ये अनप्रेसिडेंटेड है या इसकी मिसाल माजी में भी मिलती है हमें कहीं? देखें, हमारी एक निज़ाम है, हमारी एक पार्लियामेंट है और हमारा एक एग्जीक्यूटिव है, और इनको एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया आइन में कि किस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस इलेक्ट होंगे, किस तरीके से यहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो हटाई जाएंगी, किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस आएंगे, किस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। तो उसमें ये जो चीज़ एक है कि कोर्ट जो भी गवर्नमेंट आए उसको सस्पिशन के साथ देखे और वो कोशिश ये करे कि हुकूमतों को कंट्रोल करे, क्योंकि इस पे तो कानून साजी भी वो कर सकते हैं। अगर वो नैब की कानून साजी करके नैब के कानून को भी ख़त्म कर सकते हैं। वो आइन में भी अगर तरमीम करना चाहें तो वो आइन में तरमीम करके बहुत सारे जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं उनको भी गलत करार दे सकते हैं। तो पार्लियामेंट पे आप एक इस तरह से नहीं कर सकते कि पार्लियामेंटेरियंस और जो लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं इलेक्ट होके या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, कैबिनेट में आते हैं, वजीर आजम बनते हैं, ये सारा ये कोर्ट के मातहत नहीं है। इनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि जिस तरह से मर्जी वो कानून साजी करें। हाँ, जब वो कानून साजी कर चुके हैं उसके बाद अगर कोई कानून साजी उनकी मुतसादम है उससे आइन से, तो कोर्ट को ये इख्तियार है कि उसको स्ट्राइक डाउन करे। लेकिन ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई अभी फिलहाल कि अगर कोर्ट चाह रही है कि चेयरमैन नैब अगर मौजूदा हुकूमत चाह रही है और अपोजिशन चाह रही है कि चेयरमैन नैब को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट किया जाए, कोर्ट उसको प्रीएम्प्ट करके हरगिज नहीं रोक सकती। और ये जो सुओ मोटो नोटिस फिलहाल है, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का इम्पिंजमेंट है हमारी एग्जीक्यूटिव डोमेन में और पार्लियामेंट्री डोमेन में, और ये हुकूमतों को इनको चाहिए कि चलने दें, बिकॉज ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं इनको कोई इख्तियार नहीं है कि ये इस तरह से इलेक्टेड लोगों के काम में मुदाखलत करें, क्योंकि रियासत का काम जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए करना है। अथॉरिटी आइन ने उनको दी है, ये अथॉरिटी अदालतों को हरगिज नहीं दी। तो मेरे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सुओ मोटो नोटिस के बारे में। आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो मुनीब, आपका भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, यहाँ तक तो बात यह है कि कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जैसे किसी मामले में हुकूमत पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया है, कोई तकर्रुर तबादला किया है, लॉ ऑफिसर्स बदल रहे हैं, प्रोसिक्यूटर्स बदल रहे हैं। देखिए, वो तो फिर एक कानून का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है हुकूमत की जानिब से, वो इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उसके ऊपर अदालत नोटिस भी ले सकती है, उसको अदालत कलअदम भी करार दे सकती है। ये तो अदालत के पास लामहदूद इख्तियार है और इसमें किसी को एतराज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कई दफा यहाँ तो अभी एक्शन का प्रिज्यूम करके हो रहा है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। देखिए, गुजारिश ये है कि यहाँ पर कुछ करोड़ तबादले प्रोसिक्यूटर्स के या लॉ ऑफिसर्स को तब्दील करना, ऐसे कुछ का मामला तो हुए हैं, हो रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि जब इस चीज को हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया है, इसको अदालत इट कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। हाँ, ये ज़हन में रखिए कि जो कानून बनाना है, कोई ऐसी अमेंडमेंट जो कि कानून के अंदर लानी है, वो मुकम्मल इख्तियार पार्लियामान का है। उसके अंदर अदालत का कोई इख्तियार ही नहीं है कि आप, जैसे भी इरफान कादिर साहब फरमा रहे थे, कि आप ना ही कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, ना ही आप पार्लियामान पे कोई कदगन लगा सकते हैं कि आप लॉ मेकिंग ना कीजिए, कानून में अमेंडमेंट ना कीजिए। हाँ, वो अलहदा बात है कि वंस कोई कानून बन जाता है और वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है, किसी और कानून की आइन की शिक से मुतसादिम है या बदनीति पर मबनी है,
तो अदालतें उसे स्ट्राइक डाउन करती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया, वो समझा गया कि बदनीति में बनाया गया है, यूसुफ रजा गिलानी साहब को बचाने के लिए बनाया गया है, अदालत ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियर है, जैसे इरफान कादिर साहब फरमा रहे थे, आप लॉ मेकिंग के ऊपर आपका बिजनेस ही नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है, आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं पार्लियामेंट को, कैसे रोक सकते हैं पार्लियामेंट को कि जी आप ये तरमीम नहीं करेंगे। नो, दिस इज नॉट योर बिजनेस। तो उसमें तौजी ये पेश की जा रही है। इरफान साहब आपसे पूछेंगे कि अगर ये सब कुछ किया गया तो अवाम का फौजदारी निज़ाम इंसाफ पे से एतमाद उठ जाएगा, और फिर उसको हम मुनीब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बदनीयती, तो क्या हम यही प्रिज्यूम करें इन अल्फाज से कि मुबैना बदनीयती को प्रॉबली रोकने के लिए जो अदालत की नज़र में हो सकती है, अभी हुई नहीं है, उसको रोकने के लिए ये अस खुद नोटिस लिया गया है? देखें, मुबैना बदनीयती या इन एंटीसिपेशन आप एंटीसिपेट करें कि ये बदनीयती है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तो आपने देना है। अभी रिसेंटली जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई है, अटॉर्नी जनरल नए अपॉइंट हुए हैं। अब वो हुकूमत का प्रेरोगेटिव है कि वो अपने अटॉर्नी जनरल सबसे बड़े हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं लैंड के, सारे प्रोसिक्यूटर्स, सारे अटॉर्नी, सब एडवोकेट जनरल, सब प्रोसिक्यूटर जनरल, सब अटॉर्नी जनरल से उनके ओहदे की पोजीशन, उनकी इंपॉर्टेंस सबकी कम है। तो सबसे बड़ी जो अपॉइंटमेंट है हुकूमत ने अपनी मर्जी का, जो हर हुकूमत करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड करती है, एक कन्वेंशन है कि जिसको उनको जिसमें ट्रस्ट होता है। जैसे कि मुनीब फारूक साहब ने अगर किसी को लॉयर करना है तो वो उसको करेंगे जिस पे मुनीब फारूक साहब को कॉन्फिडेंस है, ना कि कोर्ट उनके लिए डिटरमिन करेगा। इसी तरह हुकूमत जो है वो भी, जो भी हुकूमत वक्त होती है, वो अपने प्रोसिक्यूटर्स क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स तक अपॉइंट करती है, और इसलिए करती है कि बहुत सारे लोग जो है वो पिछली हुकूमत के साथ मिले होते हैं और वो लाइन जो है वो उनकी टो कर रहे होते हैं, और कई केसेस में इनोसेंट लोगों को फंसाया होता है। तो जो भी हुकूमत वक्त होती है आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें। हाँ, मुनीब फारूक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जो बदनीयती पे मबनी है, बाद में अगर होते हैं बदनीयती पे मबनी एग्जीक्यूटिव एक्शंस या कोई भी लेजिस्लेशन जो होती है जो कि आइन के खिलाफ है, कोर्ट को तमाम इख्तियार है वो स्ट्राइक डाउन करने का, और उसका एक तरीका बना हुआ है। और इसीलिए उन्होंने लिखा भी है कि ये जो आर्टिकल 184(3) है, दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199, जिसका मतलब है कि नॉर्मल चैनल्स जो है आर्टिकल 199 वगैरह वो जहां नाकाम हो जाते हैं वहां तो आप आए, लेकिन यहाँ तो 199 की भी स्टेज ही नहीं आई। तो ये प्रीएम्प्ट करके पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट का ये करना, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जाता। अच्छा मुनीब, ये सियासी तौर पर जरा अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, आप माहिर कानून तो हैं लेकिन सर्टनली आप एक सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हैं, ये तो एक और चैलेंज का मौजूदा हुकूमत को सर्टनली सामना करना पड़ रहा है। डू यू थिंक कि दिस कैन गो अ लॉन्ग वे, और आने वाले दिनों में इस ये पंडोरास बॉक्स बन सकता है और इसमें से बहुत कुछ निकल सकता है? देखिए, अभी सर्टेनिटी तो है नहीं। हुकूमत की अपनी एग्जिस्टेंस के हवाले से पता नहीं कुछ दिनों में क्या हो जाता है। जो खबरें आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो तो एक चले एक हम उसके ऊपर कोई एक सेफ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस वक्त हालात अच्छे नहीं है। ये जो मुरक्कब है मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत का, इसके कुछ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मौजूद है। इट्स नॉट वर्किंग आउट। जरा अभी आप देखिए मुल्क में अंदर, लाहौर के अंदर मैं मौजूद हूँ और 8 घंटे की शहरी इलाके में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इकॉनमी एक और बहुत बड़ा अपहिल टास्क है जो हुकूमत को उसको ठीक करना है। तो अभी तो बहुत से इशूज हैं, टू क्लब दिस विद द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। यहाँ जो बात अब ये शुरू हुई है, देखिए क्या पिछले दौर में बड़ी सीधी नेकेड सी बात है, क्या शहजाद अकबर साहब हो, कोई हो, क्या उन्होंने इत्तेसाद के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस नहीं की? बिल्कुल की। राना सनाउल्लाह का एक परफेक्ट एग्जांपल है उनका केस। मैं आपको पर्सनल नॉलेज पे कह रहा हूँ। मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर शहजाद अकबर साहब आते थे और डीजी नैब को बुलाया जाता था और वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि आपने यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है। मैं और नैब डीजी के हवाले से तो अदालती रिमार्क्स और फैसले तक हैं कि ये नैब का इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो अदालतें खुद कहती हैं। वो ये बात ठीक है राना सनाउल्लाह साहब की कि बिल्कुल उनके चेले चपाटे लगे हुए थे, और बिल्कुल आप आर्म ट्विस्टिंग भी करते हैं, 2 नंबरियां भी करते हैं, और इरफान कादिर साहब ठीक फरमा रहे हैं कि ये इनोसेंट लोगों को भी किया जाता है। राना सनाउल्लाह साहब की एक लिविंग एग्जांपल है, उनके साथ क्या किया गया। मतलब जिस मामले की डेथ पेनल्टी है, आपने एक शख्स को उसमें फंसा दिया और आपने उनके साथ फिर क्या किया। अब इशू ये है
कि यहाँ पर अगर तो अदालत के साथ भी एक लड़ाई मोल ले ली इस हुकूमत ने और बहुत अग्रेशन दिखाया, जो कि रात को मैं शाहजेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में देख रहा था, राना सनाउल्लाह साहब बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे थे, और होता भी है इंसान जो राना सनाउल्लाह साहब व्हाट ही हैज बीन थ्रू और जो उन्होंने फेस किया है, शायद वो एग्रेशन आ भी जाता है कि एनफ इज एनफ, नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता बहुत अच्छे तक। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। अदालत अब ये बिल्कुल इस्तेकाक है किसी भी इदारे का कि वो प्रोसिक्यूटर चेंज करे, वकला चेंज करे, कि जिस पे कॉन्फिडेंस है, जैसे इरफान कादिर साहब ने फरमाया, उसको अपॉइंट करे, लेकिन अदालत उसे इन क्वेश्चन ला सकती है। मेरा जो सबसे बड़ा एतराज है वो इस पे है कि जी परसीव्ड amendments that are going to be made in the accountability law या NAB law, I mean this is highly ridiculous। बसद एहतराम, आप एक ऐसा काम जो अभी हुआ ही नहीं है और जो काम जिसका बिजनेस है वो है पार्लियामान का, आप उसके अंदर इंटरफेयर करते हुए कैसे किसी को डायरेक्ट कर सकते हैं या किसी को ये कह सकते हैं कि जी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप तब्दीली कर रहे हैं। तो जो पिछले दौर के अंदर वो रोज धड़ाधड़ ऑर्डिनेंसेस आते थे, ब्लैंकेट अमेंडमेंट्स की जाती थी, वो क्या थी फिर, और वो क्यों अलाउ की गई? लिहाजा अगर उस वक्त नहीं क्वेश्चन किया गया और नहीं करना चाहिए था, जो काम है पार्लियामान का वो पार्लियामान को ही करना चाहिए, कोई इख्तियार नहीं है उसके ऊपर किसी और इदारे का। तो इस तरह आप वो नहीं रोक सकते। हाँ, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो फेयरनेस में लिया जाए या अनफेयरनेस में लिया जाए, अदालत उस पर सवाल उठा सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ कि अगर डेलिकेटली हैंडल किया हुकूमत तो ठीक है, अदरवाइज अपने लिए एक और मसला ऐड कर लेंगे टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अच्छा, इमरान खान साहब इस सारे अरसे में बड़ा प्रेशर भी तो डालते रहे हैं। सो इरफान कादिर साहब, डू यू थिंक, वैसे तो हमारी अदलिया आई एम श्योर कि किसी भी किस्म के दबाव से आज़ाद है, लेकिन बाज़ आरा ये भी सामने आ रही हैं कि PTI का प्रॉब्ली जो सियासी प्रेशर है वो काम कर रहा है इस वक्त उनके फेवर में। देखें, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मुनीब साहब की बातों से, और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बिल्कुल इस पे भी एग्री करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो दे आर एमिनेबल टू जुडिशियल रिव्यू, और उसको जुडिशियल रिव्यू में देखा जा सकता है कि आया उस पे नेक नियति शामिल है कि नहीं है। वो तमाम इख्तियारात अदालत को हैं, लेकिन इन एंटीसिपेशन ऑफ सर्टेन एग्जीक्यूटिव एक्शंस के पहले ही आप कह दें कि एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले कोर्ट से पूछा जाए, तो इसका मतलब है कि अदालत जो है फिर असल में तो एग्जीक्यूटिव एक्शन तो फिर अदालत कर रही है, अदालत एग्जीक्यूटिव डोमेन में, फिर द कोर्ट इज देन कॉलिंग द शॉट्स। तो दूसरी बात उन्होंने बड़ी सही कही है कि ये बड़े डेलिकेट सब्जेक्ट हैं और हुकूमत वक्त का रिएक्शन जो है वो बड़ा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और वो बिल्कुल विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ होना चाहिए। और जहां ये डेलिकेट चीज हुकूमत वक्त के लिए है, वहाँ कोर्ट के लिए भी बहुत डेलिकेट है। सो कोर्ट को भी कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि इंप्रेशन ये मिले कि शायद इस मुल्क में जुडिशियल इंजीनियरिंग की जा रही है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। तो ये चीजें जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉइन किया। हमें ये आइडियाज भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिले हैं कि ऐसा भी होता है कि यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें सब मलूज़े खातिर रखनी चाहिए और जो जो अदारा जहाँ जहाँ अपना काम कर रहा है उसको काम करने दें। हाँ, जो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, जब वो कोई काम करते हैं तो फौरन वो चीज सामने आती है और वो फिर चेक्स एंड बैलेंसेज सिस्टम के अंदर मौजूद है। लेकिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके सिर्फ इसलिए कि आपको एक पावर दी हुई या पार्लियामान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, लिहाजा उस पर आप अगर गलत ऑर्डर भी करते हैं और फिर कंटेम्प्ट का ट्रैप ले करके तो लोगों को डराना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब के पीरियड में हुआ और जो कि बड़ा गलत था। तो उस चीज को हमारी अदलिया को रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जब ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी तो उनमें से एक जज है बड़े मशहूर मरकंडे कटजू, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे। उन्होंने लिखा कि अगर हम इतना ज्यादा एग्जीक्यूटिव को और पार्लियामेंट को सब्जुगेट करने की कोशिश करेंगे या जुडिशियल ओवर रीच करेंगे तो कल को पार्लियामेंट जो है वो दे विल क्लिप आवर फेदर्स। तो उससे फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट्स को और चीफ जस्टिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आप अपनी डोमेन से बाहर मत निकलें। माजी में तो होने वाले जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ भी इशारा कर रहे हैं इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक अटॉर्नी जनरल और मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हुकूमत को बड़ा मोहतात रहना होगा इसमें। बिल्कुल। और कल रात को राना सनाउल्लाह तो कह रहे थे कि कोई बड़ा फैसला आज आ जाएगा। जो भी पेट्रोल प्राइसेस वगैरह के हवाले से मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें गरीब को रिलीफ और अमीर को रिलीफ ना देने का जो फैसला है, उस हवाले से क्लैरिटी होपफुली आज आ जाए।
ब्रेक के बाद मिलें। कितना होपफुली पे जोर दिया है खान साहब। इमरान खान जो हैं वो आजकल लाइटिंग के मामले पे बड़े हसास हो चुके हैं। बाय द वे उनको कहीं भी लाइटिंग जो होती है ना वो उनको अच्छी नहीं लग रही होती। तो हुआ ये है कि लाइटिंग को लेकर कोहाट जलसे में खान साहब ने बाकायदा शहरियार आफरीदी से शिकवा कर डाला, शिकायत की, और शहरियार आफरीदी ने भी एक्शन लेते हुए जलसे में लाइटिंग ठीक ना करने पर ठेकेदार को थाने में बंद करवा दिया। पूरी रात बेचारा ठेकेदार जो था वो थाने में बंद रहा। और अगर आप उस वक्त कोहाट की सिचुएशन देखते ना तो वहाँ मौसम इतना ख़राब था कि वो लाइटिंग एक्चुअली कुछ भी कर देते तो वो रहनी थी नहीं। अच्छा, पहले क्योंकि खंबे भी उड़ रहे थे। देखिए शिकवा सुनाते हैं आपको। पहले इमरान खान साहब का शिकवा मतलब जलसे के दौरान उन्होंने शिकवा किया। शिकवा उनका ज़रा सुनाइए कि उन्होंने क्या बात की और क्या उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया। मुझे सिर्फ अफसोस है कि इतना बड़ा स्टेडियम जो भरा हुआ है, आधा स्टेडियम नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि लाइटें नहीं है। शहरियार अफरीदी का इंतजाम इतना कमजोर था। शहरियार आफरीदी का निजाम तो कमजोर नहीं था। ये शहरियार आफरीदी को लगी है जोर की, क्योंकि ये बड़ी उन्होंने सारों के सामने ही कह दिया। कुदरत का निजाम भी होता है ना, और कुदरत ने ये निजाम किस तरह दरहम बरहम किया वो देखिए कि एक्चुअली इस जलसे से पहले हुआ क्या था यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सारा निजाम मुतासिर हुआ। तो जी आंधी आई हुई थी, मौसम कुछ इस किस्म का था कि तेज हवाएं थी और खंबे, लोग गिर रहे थे, खंबे उखड़ रहे थे। तो वो तो मतलब अब वेदर डिक्टेट्स, क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर एक आपको पता है ना रिएक्शन तो शहरियार आफरीदी ने भी देना था। तो उन्होंने फौरन से ठेकेदार को पकड़ा और वो ओवरनाइट थाने में बेचारा बंद हुआ, जिसने अपनी तरफ से तो पूरा ही काम किया था। और कहा यह जा रहा है कि उसके 35 लाख रुपए जो है ना वो फंस गए हैं लाइटिंग वाले का। क्या कहना था गरीब आदमी का जिसका कोई कसूर नहीं था अपेरेंटली, क्योंकि मौसम की सख्तियां आप देखें, इसमें तो उसने इतना निजाम भी कर लिया और कायम रहा ये निजाम, तो उसको दाद देनी चाहिए थी। लेकिन उस बेचारे के साथ क्या हुआ ये भी देखने वाली बात है। शेख साहब आपको क्यों बिठाया गया थाने में, किसने बिठाया? शहरियार भाई ने, शहरियार आफरीदी साहब ने। क्यों बिठाया? मैंने काम किया। कल टावर गिरे तूफान, खान साहब की जलसे, खान साहब की जलसे में टावर गिरे, ऊपर का जो है ना सारा कुछ तरम भरम हो गया था। जो बंद हुई थी ना वो पूरा 100% तो नहीं चल रही थी, 80% चल रही थी। अच्छा, तो कब से कितनी देर से बिठाया हुआ आपको? मैं भाई कल रात का। और ये कितने का ठेका था आपके पास? वजह में ये सारा टोटल ठेका 65 लाख का था। पेमेंट कितनी हुई आपको? मुझे 30 लाख रुपए पेमेंट हुई। 30 लाख पेमेंट हुई, तो मतलब 35 लाख आपके बकाए अभी। 65 लाख रुपए का ठेका था, 30 लाख रुपए हुए हैं। 35 लाख रुपए आई वंडर इसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिसको थाने में बंद कर दिया गया पूरी रात के लिए, उसकी बाकी पेमेंट का तो क्या बनेगा। ये मुझे इतनी सैड सिचुएशन ऐसी लगती है कि क्या इसका कसूर है, या फॉर दैट मैटर ऐसे लोगों का, एक गरीब आवाम का क्या कसूर है। और इन्फ्लुएंस आप देखें। बाय द वे आपको ये भी बता दें कि जियो न्यूज़ ने हरासत का मामला उठाया तो पुलिस ने ठेकेदार को जल्दी से छोड़ भी दिया। हाँ, जियो पे खबर चलने के बाद तो ये मामला आया, हाईलाइट हुआ तो छोड़ दिया। पुलिस वाला देखें उसे किस तरह उसको फेंटी लगाने की इशारे कर रहे हैं। और पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि शहरियार आफरीदी की शिकायत पर ही ठेकेदार को थाने लाया गया था और ऑब्वियसली उसको बंद कर दिया था। तो वो क्लियरली बता भी रहे हैं कि हमने भी इसलिए किया क्योंकि हमें ऊपर से कहा गया था। और हम वफाकी वजीर रह चुके हैं, इसलिए हम बगैर किसी पर्चे के, बगैर किसी रिटन शिकायत के किसी को भी थाने में बंद कर देंगे, जिसके हमने पैसे भी देने होंगे और जिसका कसूर भी नहीं होगा, क्योंकि मौसम की वजह से ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हुआ। सो भाई तमाम लोग जो जलसे वगैरह अरेंज करते हैं, लाइटिंग वगैरह पे ज़रा फोकस करें। आप में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। हाँ, ये लाइटिंग का मामला बहुत सीरियस हो चुका है, बहुत हसास मामला है। इसको लाइटली ना लिए, लाइटिंग को लाइटली ना लिया जाए, बिकॉज खान साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। इट हैज हैपेंड इन द पास्ट एज वेल। आपको याद है ना वो शान के साथ इंटरव्यू पे भी उनको लाइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। एक दफ़ा याद करा देते हैं आपको। हमारा बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए आज। बाय द वे बड़ा ही जो शान का था ना, इतनी गंदी शान को तो ऐसे लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है ना। उसकी तस्वीर अच्छी थी नहीं, लेकिन वो चेक करनी चाहिए था ना। अगर तुम तो थे नहीं। देखो लाइटिंग जो है ना इज एवरीथिंग। अगर आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है, सारा आपका सारा अजीब सी।
मैं कह रहा हूँ जितनी तवज्जो खान साहब ने लाइटिंग पर दी है या लाइटिंग पर दे रहे हैं, अगर इतनी ही तवज्जो लाइट प्रोड्यूस करने वाली इलेक्ट्रिसिटी पे भी देते तो आज 8-8 घंटों की शहरों में शायद लोड शेडिंग ना हो रही होती। मतलब बुरा हाल है। मतलब अगर इतना ही अजीज़ है ये लाइट, इफ़ लाइटिंग इज़ एवरीथिंग, देन आपको तो ये जो बिजली की तरसील वाला निज़ाम है इसे 3-4 सालों में ठीक कर देना चाहिए था, क्योंकि आज हम उसी दौराहे पर खड़े हैं जहां पर शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और दही इलाकों में 16-16 घंटे के लिए बिजली नहीं है। सो आपने क्या किया लाइटिंग इज एवरीथिंग के बाद? प्लीज लेट मी जस्ट पुट दैट इन। खान साहब को तो हम कह ही रहे हैं, शहबाज शरीफ ने क्या कर लिया? मतलब वजीर आजम शहबाज शरीफ वो भी कुछ कर लें, किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। सो फॉर क्लैरिटी से हर किसी का साथ खान साहब को जब हुकूमत मिली थी ना तो एक्चुअली ये बिजली की लोड शेडिंग वाला मसला हल हो चुका था। सो ये मसला 3.5-4 सालों में दोबारा से कैसे अजदहा बन गया, इस पे खान साहब को ही जवाब देना हो। चलो ठीक है, बट एक बात और मेरा तो एतराज़ इस बात पे भी है कि वो शान वाले इंटरव्यू में खान साहब को सिर्फ लाइटिंग ही बुरी लगी थी। मतलब अदर थिंग्स वर देयर एज वेल, लेकिन उन्होंने खैर लाइटिंग भी नोटिस। और आपको बताएं कि पंजाब में गैस्ट्रो डायरिया और हैज़े की वबा जो है उसकी वबा की सूरत इख्तियार करता जा रहा है ये सब कुछ, और रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्क के मैदानी इलाकों में डायरिया जो है वो बहुत बुरी तरह एक्चुअली फैलना स्टार्ट हो गया। मैं मैदानी इलाकों का आपको बता रही हूँ, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज़ एवरीवेयर। इसी मर्ज़ की एक ख़तरनाक सूरत होती है कॉलरा या फिर हैज़ा, और जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इस बार चूँकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है तो इसलिए डायरिया और हैज़े के केसेस भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिलसिला एक्चुअली रमज़ान के आखिरी अशरे में कराची से शुरू हुआ था। अगर आपको याद हो तो लाहौर में 2000 से ज़ायद अफराद अस्पताल पहुँच चुके हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये तादाद मामूल से इस मौसम में, वैसे तो गैस्ट्रो और डायरिया और कॉलरा के मरीज़ आते ही हैं इसलिए, लेकिन इस दफ़ा ज़रा अनयूजुअल नंबर सामने आ रहा है। और हमारे साथ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल महकमा सेहत पंजाब के डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद मक्सी मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं। शाहिद साहब, वैसे तो केसेस इस मौसम में आते हैं, गर्मी में ज़ाहिर है जो खाना होता है, फल वगैरह होते हैं, पानी है, उसमें भी लोग एहतियात नहीं करते, बासी खाना भी खा लेते हैं, गले सड़े फल भी कंज्यूम कर लेते हैं, एट टाइम्स उन्हें पता भी नहीं लगता। लेकिन इस मरतबा द नंबर इज़ अनप्रेसिडेंटेड, तो इसकी कुछ और वजूहात भी हैं जो आप लोगों ने पता लगाई कुछ? ये मैं आपको बता दूं कि ये हैज़ा नहीं है, हैज़े के कुछ केसेस हैं। और इस वक्त जो हमारे पास हैज़ा के केस रिपोर्ट हुए हैं वो टोटल 15 हैं, और 12 लाहौर में है, 2 शेखोपुरा के कन्फर्म केसेस हैं और 1 विहाड़ी का है। तो ये 15 केसेस हैं। बाकी ये गैस्ट्रोएंटराइटिस आपको पता है कि आजकल, और ये मामूल है, हर साल इसी तरह होते हैं, इस सीज़न में होते हैं, गर्मियों में भी होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हीट वेव ज़रा ज़्यादा आई है, तो हीट वेव की वजह से लोगों ने पानी ज़्यादा पीना और इस तरह की बाहर की खुराक खाना या किसी तरह जैसे कच्चे फल सब्जियां या इस तरह की बाहर के वेंडर से कोई चीज़ें ले लेना, तो उससे ये ज़रा केसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मल मामूल से थोड़े से ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, गर्मी तो अब बढ़ेगी, मतलब हर साल अगर देखा जाए ट्रैक रैकेट तो यही चल रहा है, और इस साल तो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बताया जा रहा है। और साथ साथ ये भी एक्चुअली डराया जा रहा है कि दिस इज़ इट, ये सबसे ज़्यादा ठंडी समर जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद गर्मी ने हमेशा कुछ ना कुछ डिग्रीज ऊपर ही जाना है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हज़ारों लोग जो हैं अस्पतालों तक पहुंच जाएं तो निज़ाम सेहत पर ऑब्वियसली एक बड़ा बोझ तो पड़ ही सकता है। तो क्या सब कुछ कंट्रोल में है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तमाम मेडिकेशन, अद्वियात जो हैं, इंतज़ामात काफ़ी हैं या हुकूमत से मज़ीद कोई मदद चाहिए? हम ही हुकूमत हैं, हम ही लोगों की सेहत के ज़ामिन हैं। हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल हेल्थ ऑफिस और हमारा CDC डिपार्टमेंट, हमने पूरे पंजाब को अलर्ट किया हुआ है। तमाम CEOs को बिफोर टाइम हमने अलर्ट कर दिया है। तमाम अद्वियात जो है हमने मुहैया कर दी हैं। हमने मुकम्मल एडवाइजरी इशू कर दी हुई है। लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी हम कर रहे हैं कि वो बाहर की चीज़ें ना खाएं, गर्मी से बचें, बाहर ज़्यादा गर्मी में ना जाएं। तो हमने सब लोगों को अलर्ट किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल में भी तमाम अद्वियात मौजूद हैं और हमारे हॉस्पिटल्स भी रेडी है।
अच्छा सर, ज़रा कुछ एहतियाती तदाबीर बता दें हमें, क्या तजवीज़ करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट, आप लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वो किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं जो लिटरली वबा की सूरत इख्तियार कर गई है? अब आपको पता है ये हैज़ा जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से, पानी और ख़ुराक से, जो जिसमें कोई अमेज़िश या कोई इस तरह की चीज़ मिली हुई हो तो उससे ज़्यादा फैलता है। तो हमारी अवाम व नास से यही अपील होगी कि वो एक तो ज़्यादा आजकल हीट वेव है तो घरों में ज़्यादा रहें और अपना नॉर्मल पानी जो है वो बॉयल करके पिएं, मिनरल वाटर जो पी सकते हैं तो वो पिएं। बाकी जो बाहर की जो रेड़ी और इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उनसे, और तली हुई चीज़ों और उनसे अवॉइड करें। तो अपने घर की साफ़ सुथराई रखें, अपने हैंड वॉशिंग करें, हाथ जैसे बार बार धोएं, हाथों को बार बार धोएं। ये भी उनके लिए ये भी बहुत बड़ा सोर्स है बचाव के लिए। डॉक्टर शाहिद वक्सी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और डॉक्टर साहब ने एक बात तो खुद ही बाय एग्जांपल, यू हैव टू कवर योर हेड। आप जब बाहर निकलें, कहीं धूप में जाएं, लिटरली अगर छोटी सी भी वॉक हो ना, आपको लगे कि भाई इधर से उधर तक जाना है, वो भी काफ़ी है आजकल आपको हीट स्ट्रोक होने के लिए। तो लिहाजा सर को कवर रखें। अच्छा, एक साउथ एशियन या पाकिस्तानी ख़ानदान का एक और भी अलमिया होता है, वो होता है फ्रिज ओवरलोड होना। क्या है फ्रिज ओवरलोड होना? क्या मतलब होता फ्रिज में 4-4, 5-5, 6-6 दिन के खाने पड़े होंगे। ये वो मौसम नहीं है आप एक दिन खाना बनाएं उसी दिन कंज्यूम कर लें, मैक्सिमम अगले दिन तक कंज्यूम कर लें। वो जो हमारी यहाँ यूजुअली अम्मियों को शौक होता है ना कि 5 दिन पुराना खाना भी है तो फ्रिज के किसी कोने में पड़ा होगा, अव्वल तो उससे फ्रिज की कूलिंग भी मुतासिर होती है, और उसके बाद उसको निकाल के कहा जाएगा बिल्कुल ठीक है। मतलब एक ना बेलिजरेंट तरीके से आपको चैलेंज किया जाएगा कि बिल्कुल ठीक है, और फिर चूंकि और कोई खाएगा नहीं तो खुद खा लेंगी, बताने के लिए कि ये बिल्कुल प्लीज ये अपने फ्रिजों पे बोझ, अम्मियों को ये खास तौर पे एक एडवाइस है, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि आप बीमार हुई तो पूरा घर ही बीमार हो जाएगा। अपने फ्रिजों पे बोझ कम करें, ठीक है, ये कम करें। और एक और जरा हम बता दें कि यहाँ तो हमारी यहाँ वबा है, लेकिन मगरिब में सूरत हाल जरा मंकी पॉक्स ने, जिसका बीमारी का नाम ही मंकी पॉक्स है, उससे तो वैसे सुन के खौफ आता है, टाइप है, उसकी एडवर्स तरीन फॉर्म है, उसके केसेस में बहुत इजाफा हुआ है। और स्पेन में हुए हैं 23 केसेस रिपोर्ट और अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद स्पेन में, बरतानिया में 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पोर्तुगीज़ में 20 केसेस आए हैं, पुर्तगाल में, इसके अलावा अमेरिका में भी मंकी पॉक्स का पहला केस आ गया। मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स का तो सुना ही होगा, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, बट बता दें आपको कि होता क्या है जी। इस बीमारी में बुखार, जिस्म में दर्द और हाथों, चेहरे और पाँव पर बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। तो चिकन पॉक्स में भी तो यही होता है, बड़े से बबल 2 टाइप हफ्ते में आप रिकवर कर जाते हैं, इसमें आपको रिकवर करने में 1 महीना लग सकता है। दिस इज लाइक quite terrifying। डॉलर की डबल सेंचुरी से तो you can't get over it, और सबको ही डील करना है इससे। आप क्या अकेले हैं जो हमें सुन रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम सब भी इसी कश्ती में सवार हैं। लेकिन और भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं जी, एक तो डॉलर है, फिर एक और पंजाब में जो मसला है, पंजाब इटसेल्फ एक मसला बना हुआ है, उसकी भी बात कर लेते हैं। लिटरली कोई कानून और आईन को मान रहा है, नहीं मान रहा। वैसे यही तो बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में ना हुकूमती मशीनरी है और ना आईनी ओहदेदार, और निज़ाम जो है ना वो बस अल्लाह तवक्कुल चल रहा है। और असेंबली के नंबर्स बताते हैं कि सूरत हाल में जल्द बेहतरी का इम्कान भी नहीं है, तो यानी ये ठीक भी नहीं होने वाली सिचुएशन। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से शुरू होने वाला सिलसिला, बुज़दार साहब के इस्तीफ़े, गवर्नर सरवर की बरतरफी, परवेज़ इलाही बमुकाबला हमजा शहबाज इलेक्शन, वो तो आपको याद ही है, मुतअद्दिद अदालती अहकामात के बाद हमजा शहबाज के हलफ उठाने, गवर्नर चीमा को हटाने से होता हुआ, मतलब कितनी चीज़ें अब्दुल्ला ऑलरेडी हमने गिनवा दी हैं, होता हुआ जी इस जगह पर आ गया है कि सूबे का एक वज़ीर आला तो है लेकिन काबीना नहीं, और ऊपर गवर्नर भी कोई नहीं, तो बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा है इधर। और मंगल की शाम सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद सूरत हाल और पेचीदा हो गई है। फैसले के तहत किसी भी पार्टी के मुनहरिफ उम्मीदवार का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। अब इंतज़ार है इलेक्शन कमीशन के उस फैसले का जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या हमजा को वोट देने वाले 2 दर्जन तहरीक इंसाफ के मेंबरान मुनहरिफ करार पाते हैं या नहीं, यानी वो डी सीट होते हैं या नहीं होते हैं। पंजाब हुकूमत समझें कि अगर ये फैसला आ गया तो उस वक्त लिटरली ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़रा बराबर भी इनमें कोई अखलाकी जुर्रत हो तो हमजा जो है वो तो कल शाम का तक उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए था।
बट अखलाक इनसे दूर दूर तक नहीं गुजरा। अगर अखलाक इनमें होता तो जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम को बेदर्दी से लूटा है वो लूटते, तो अखलाक नाम की तो कोई चीज़ नहीं है इनमें। हमने फैसला ये किया है कि कल अदालत आलिया में ये पटिशन फाइल की जा रही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो एक इल्लीगल तरीके से वज़ीर आला हैं और इनका कोवरेंटो की रिट जारी की जाए और हमजा शहबाज को वज़ारत आला से फारग किया जाए और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। शफकत महमूद साहब अखलाकियात याद करा रहे हैं सर, उनमें नहीं हैं, आप कह रहे हैं आप लोगों में भी नहीं है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून अलबत्ता ये समझती है कि ऐसा नहीं है और इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा, उनका ये सोचना है। और अगर सूरत ये बनी कि 25 अरकान मुनहरिफ कहलाए और उन्हें डी सीट कर दिया गया तो असेंबली में किसी के पास वज़ारत आला के लिए जो 186 वोट्स आपको पता है ना दरकार हैं वो मौजूद ना होंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली उसके बाद भी दूसरा राउंड होगा, वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं ना। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रईस अंसारी साहब जो कि ब्यूरो चीफ DO न्यूज़ लाहौर हैं। रईस साहब, हमें तो सबसे पहले इसी बात पे ज़रा हैरानी और अफसोस भी है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पंजाब राइट नाउ, क्योंकि ज़ाहिर है हमजा शहबाज साहब को एक कानूनी चैलेंज का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। पंजाब लिटरली चल कैसे रहा है इस वक्त में? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि पंजाब में इस वक्त बहुत बड़ा आइनी बुरान कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ कि जो गवर्नर, जो एक आइनी ओहदा है गवर्नर या सदर का, जो भी दोनों आइनी ओहदे ऐसे हैं कि 1 मिनट के लिए खाली नहीं रह सकते। जब जो उमर चीमा है उनको बरतरफ किया गया तो उसके बाद स्पीकर को चार्ज लेना होता, स्पीकर ने चार्ज नहीं लिया, और जब स्पीकर चार्ज ना ले तो सदर को अख्तियार है वो किसी को नॉमिनेट करे एज ए गवर्नर के, उसका चार्ज ले लें। सदर साहब ने भी नहीं किया। एक तो सबसे बड़ा बुरान ये है, उसकी वजह से लातदा चीज़ें, क्योंकि जो भी पंजाब में या किया जाता है वो गवर्नर के नाम से किया जाता है, तो वो बहुत बड़ा एक बुरान सामने आ गया। उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि जो मुनर्रफ अरकान है वो वोट उनको शुमार नहीं किया जा सकता। अब पंजाब में ऐसा कि आपके सबके सामने है कि तहरीक इंसाफ के जो 25 लोग थे उन्होंने हमजा शहबाज को वोट डाला, तो अगर वो डी सीट हो जाते हैं, अगर अभी फैसला आना है, आज जो फैसला आना है, अगर डी सीट हो जाएं, उसमें फिर भी बड़ा एक नया सिलसिला पैदा हो। लोग समझते हैं अगर वो डी सीट हुए तो हमजा शहबाज जो है उसकी गवर्नमेंट, उसके पास वोट नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त नंबर गेम है, उस वक्त आप देखें जब इलेक्शन हुआ था तो 197 मुस्लिम लीग नून को वोट पड़े थे, उसमें से अगर 25 निकाल भी दिए जाएँ तो उसमें 172 रह जाते हैं। इस तनासब के हिसाब से तहरीक इंसाफ के पास 173 रह जाते हैं, लेकिन वो 173 नहीं है, उनमें 4 वो लोग हैं नून लीग के मुनर्रफ अरकान हैं। जब उन 4 लोगों को निकालेंगे तो वो 168 रह जाते हैं, यानी PTI के पास 158 और काफ लीग के वोट मिला के 168 रह जाते हैं। और अगर इस तरह से उस तरफ आएँ तो जो नून लीग है उनके पास 173 वोट रह जाते हैं, 161 जो हैं वो उसके हैं नून लीग के हैं, 7 पीपल्स पार्टी के हैं, 4 आज़ाद हैं और 1 रायक पार्टी का है, तो इसमें ये रह जाते हैं। लेकिन अब एक दिलचस्प बात यह है कि अगर ये मामला बढ़ेगा और जो 4 मुनर्रफ अरकान नून लीग के हैं, या तो वो नून लीग की तरफ आएंगे, जब 4 आएंगे तो नून लीग के 178 हो जाएंगे, वो अब दूसरी तरफ जा नहीं सकते, अब्सटेन वो हो नहीं सकते, तो ये बड़ा मामला हो गया। तो इसमें जहाँ भी एज है, अब चाहे 2 वोट कर लें या 5 वोट कर लें, वो अभी भी नून लीग को एज है 4-5 वोटों का। लेकिन इसमें एक और अहम बात है, अगर ये फैसला आ जाता है कि वो कहते हैं डी सीट नहीं करते, लेकिन वो कहेंगे ये मुनर्रफ अरकान है, ये इनका वोट शुमार दूसरी तरफ नहीं हो सकता, तो उसमें ये होगा कि जब अतम लाई जाएगी हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, तो अल्टीमेटली वो जो 25 अरकान है तहरीक इंसाफ के, या तो तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे, वरना उन्हें वोट ना देने के लिए असम्बली से रिज़ाइन करना पड़ जाएगा कि अगर वोट नहीं देना चाहेंगे, वो अब्सटेन भी रहेंगे तो मुनर्रफ अरकान ही रहेंगे, तो वो हर सूरत में उनको डी सीट होना पड़ेगा, उनके खिलाफ फिर तहरीक इंसाफ। अच्छा रईस साहब, लेकिन ये अब सारा जी ये नंबर्स तो आपने हमें समझा दिए क्या है और समझ भी आ गई, लेकिन ये सब होगा किस तरह, इजलास कौन बुलाएगा, गवर्नर तो है नहीं, तो ये सिलसिला आगे किस तरह बढ़ना है? देखिए, ये बड़ी एक टेक्निकल बात है कि इजलास अगर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए तो फिर उसको गवर्नर कॉल करता है, लेकिन परवेज़ इलाही ने जो पिछला जो इजलास जारी था उसको मुलतवी कर दिया गालिबन 28 मई के लिए,
तो वो अभी जो गेम है इजलास की वो परवेज़ इलाही स्पीकर के हाथ में है। वो डेट उन्होंने डेट दी हुई है, वो डेट दे सकते हैं अगली भी। उन्होंने इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया। तो ये टेक्निकली जो इजलास है वो परवेज़ इलाही के हाथ में है। अगर अदम इत्मीनान आई तो परवेज़ इलाही इजलास बुला लेंगे, और अगर उनकी नंबर गेम बनी तो ये जो है नया मामला। लेकिन एक और कॉम्प्लिकेशन उनके अपने लिए है ना कि उनके अपने खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा हुई हुई है पंजाब असम्बली में। तो जब भी बुलाएंगे वो, तो पहले जो उनके खिलाफ जमा हुई हुई है उस पर उनको वोटिंग नहीं करानी पड़ेगी। नहीं वोटिंग करा रहे हैं ना वो, उसी की तो बार बार डेट दे रहे हैं। तो असूल के तहत तो उनको वोटिंग करा देनी चाहिए, लेकिन उनकी जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसके बाद 7 दिन में उन्हें करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। जैसा कि वो सेंटर में आपने देखा, यहाँ पर देखा, गवर्नर नहीं है, हर जो है ना तमाम काम गैर आईनी हो रहे हैं। किसी किस्म की इंतजामी मामला कौन देख रहा है? ऐसे में पंजाब के रईस साहब, मतलब इतना बड़ा आईनी बहरान है, ऐसे में इंतजामी मामलात चल कैसे रहे हैं पंजाब के? और बहुत सी चीज़ें, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग, इतने महीने हो गए, बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैसले पेंडिंग हो रहे होंगे, तो अब वो सब होल्ड पे रख दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो 2 मुख्तलिफ इंतज़ामी मामलात हैं। एक इंतज़ामी मामलात है अफसरान के कि उनको तब्दील करना है, उनको लगाना है, उनको प्रमोशन देनी है, वो तो चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, वो तो कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि काबीना नहीं है, उनकी सब कमेटीज़ नहीं है, या अपना बजट सर पे खड़ा है। काबीना बनेगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब जून जो है वो बजट लैप्स हो रहे हैं, जो काबीना का इख्तियार में है वो नहीं हो पा रहा। काबीना के पास चीज़ें आएंगी, वो अप्रूव होंगी, तो आगे बजट नहीं बना पा रहे अब तक। काबीना इसलिए नहीं बना पा रहे, काबीना के लिए नंबर 1 तो ये है कि इनके अपने वजीर तो उन्होंने तय कर लिए कौन कौन होगा, तकरीबन पीपल्स पार्टी से भी तय हो गया है। लेकिन काबीना अब इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि उनसे फिर हलफ लेने का मामला आएगा, तो अभी गवर्नर नहीं है उनके पास हलफ लेने के लिए, वो किससे हलफ दिलवाएंगे? गोल घूम के बाद फिर वही पता चल जाएगा। एक भूल भुलैया, एक लिटरली इट्स अ पॉलिटिकल सर्कस। साहब अभी रिसेंटली एक गाना आया था जिसका नाम था पसूड़ी, तो ये क्यों हमें लग रहा है कि जैसे पंजाब में जो सिचुएशन बनी हुई है वो एक पसूड़ी है? ये तो देखे बड़ी अच्छी बात की वो पंजाबी ज़बान कहते पसूड़ी है, ये पसूड़ी पै गई है जी। तो ये पसूड़ी ऐसी पड़ी है कि अभी तक किससे हल नहीं हो पा रही। ये नून लीग भी सोच रहे हैं कि इसको किस तरह हल करें। और सब मिलके मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करते हैं, उसके बाद शायद कुछ क्लैरिटी आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका रईस साहब, आपने हमें ज़रा तफसील से बता दिया सारा कुछ। अच्छा जी, मूविंग ऑन। और ये जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कि रमीज़ राजा ने जब एक फ़ैसला शुरू में किया था, फिर उन्होंने वो टेक बैक भी कर दिया था, अब फैसला उनके लिए लगता है होने वाला है। तो रमीज़ राजा चेयरमैन PCB हैं, या रहेंगे या जाएंगे? हुकूमत ने इशारा दे दिया है, मेरा ख्याल इशारा यही दे दिया है कि वो जाएंगे। और रिवायात यही हैं कि हुकूमतें बदलने के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी बदल जाते हैं। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी समझे जाने वाले रमीज़ राजा को 13 सितंबर 2021 को PCB की कमान जो है वो सौंपी गई थी, और अप्रैल के पहले हफ्ते में वफाकी हुकूमत में तब्दीली के बाद से ही खबरें गर्म थीं कि रमीज़ राजा जो हैं वो फारग कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था उस वक्त। और जब ये तासुर मजबूत हो गया कि राजा साहब को काम करने दिया जाएगा, तो कल अचानक रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने ये इशारा दे दिया है कि ये तो जा रहे हैं। सुने क्या कहा एग्जैक्टली। रमीज़ राजा साहब जो है ना, उनको मैं समझता हूँ कि इंसान को ग्रेस दिखानी चाहिए। मतलब ये इतने बड़े, मतलब अपने आप को कहते हैं कि जी हम एथिकली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो एथिक्स तो ये थी कि जहाँ पर इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी इनको खुद ब खुद चले जाना चाहिए था। तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं उनका मुस्तकबिल तो कोई नहीं देखता, चीज़ें जब ठीक होंगी तो नया PCB का चेयरमैन लाजमी आएगा। वैसे आई हैव सो मच रिजर्वेशंस विद दिस स्टेटमेंट। मतलब ग्रेस होनी चाहिए। इनकी हुकूमत जब चली, इनकी हुकूमत थी, मतलब कुछ इदारों को प्लीज सम एग्जांपल्स नीड टू बी सेट कि उनको पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें। व्हाई शुड ही हैव लेफ्ट ऑलरेडी भाई? क्यों? हालांकि उन्होंने वैसे ये सोचा था, लेकिन अब ये चीज़ें छोड़ दें। इस तरह तो हम हर इदारे को पॉलिटिक्स में लाएंगे और फिर तो आधा मुल्क तो वैसे नहीं चल रहा, फिर कुछ नहीं चल रहा। और आपको पता है ये इमरान खान साहब का ख्वाब था कि PCB का चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म अपॉइंट करता है, इसलिए इस पे उन्होंने माजी में इतनी तनकीद की, लेकिन उन्होंने वो निज़ाम नहीं तब्दील किया और उन्होंने भी वही किया। सो यू नो ही हैड द चांस टू चेंज इट बट ही डिड नॉट। अभी हम इसी पे बात कर लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। भट्टी साहब बताइएगा।
क्या चल रहा है इस वक्त। और रमीज़ राजा साहब का चूँकि अब मुस्तकबिल बता ही दिया राना साहब ने, कोई ऐसा ताबनाक है नहीं पीसीबी में, सो पीसीबी के मामलात तो मुतासर होते होंगे इस सूरत हाल में। अगर पाकिस्तान की रिवायत देखें तो ये बात डेफिनेट है कि जब हुकूमत चेंज होती है तो पीसीबी चेयरमैन को भी तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त कानूनी पोजीशन ये है, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन को देखें तो आइन की जो शिक है 6.5, उसमें ये चीज़ मौजूद है कि अगर किसी चेयरमैन को हटाना है तो उसके लिए 3/4 अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को हटाने के लिए 3/4 की अक्सरियत चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो 7 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं उसमें 4 इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, 1 मेंबर रमीज़ राजा ख़ुद हैं, 1 असद अली ख़ान हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेटेड हैं, रमीज़ राजा प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेटेड हैं, और एक पीसीबी के सीईओ हैं। इसका मतलब है तकरीबन 5 वोट अगर रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ पड़ते हैं, अगर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो वो हट सकते हैं। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने 2 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स को नॉमिनेट किया था, रमीज़ राजा और असद अली ख़ान, उनकी अगर नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर विड्रॉ करते हैं तो मेरे ख्याल में उससे भी चेयरमैन को हटाया जा सकता है। लेकिन इस बारे में पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो खामोश है। अच्छा भट्टी साहब, हम ये बात भी कर रहे थे और ये एक बड़ी अजीब कन्फ्यूजन भी है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ कमेंट ज़रूर करें कि वैसे अगर न्यूट्रल होकर देखें तो आप बतौर सहाफ़ी समझते हैं कि सियासी बुनियादों पर चेयरमैन पीसीबी की तकर्रुरी और फिर उसी तरह तब्दीली से पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये ज़रा समझाएं। देखें, हम माजी में अगर देखें जब नजम सेठी साहब पीसीबी के चेयरमैन थे और ज़का अशरफ, उन दोनों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई, फाइनली उस लड़ाई में ज़का अशरफ को पीसीबी छोड़ना पड़ा। तो इन चीज़ों से पाकिस्तान की भी बदनामी होती है और होना नहीं चाहिए। क्रिकेट जो है, क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है उसको हम कहते हैं कि ये जमहूरी आइन है, लेकिन सो कॉल्ड जमहूरियत इसमें नज़र आती है क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो चेयरमैन आता है वो जब चाहता है पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर देता है। तो मेरे ख्याल में जो रजीम की तब्दीली है उससे पीसीबी को मुंसलिक करना खेल के लिए नुकसानदेह है। खेल को अलग रखा जाए, पॉलिटिक्स को अलग रखा जाए। रमीज़ राजा पढ़े लिखे भी हैं, फॉर्मर कैप्टन भी हैं, उन्होंने अभी कोई ऐसा काम नहीं किया इन 7-7.5 महीने में कि जिसकी वजह से कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मेरे ख्याल में कंटिन्यूटी किसी भी शोबे में ज़रूरी होती है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी कंटिन्यू रखा जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। कंटिन्यूटी इज़ बेटर। बहुत शुक्रिया आपने जो भट्टी साहब बात की ना, कंटिन्यूटी तो हमारी इस मुल्क में किसी चीज़ की रहती ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में तो हुकूमतें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं, फैसले वहीं रोक दिए जाते हैं। अच्छा फैसला भी होगा तो अगले वाले चलने नहीं देंगे। मतलब तो यहाँ हमारा क्रिकेट बोर्ड का भी वो, और आपकी ये बात कहना कि इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग इंडीड, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। खेल को सियासत से आज़ाद रखें, खेलों का असर हुकूमतों के आने जाने पर नहीं होना चाहिए, खेलों पे असर नहीं होना चाहिए हुकूमतों के आने जाने का। सो ये तसलसल कायम रहना चाहिए।